मैं जीपी सर, क्लास 10th केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स में मैं आज आपको पढ़ाने चल रहा हूँ एक नया टॉपिक जो है सूचक, इंडिकेटर्स। प्यारे बच्चों, सूचक क्या होते हैं, इंडिकेटर्स किसे कहते हैं? अभी जब आप इसके आगे की क्लासों में जाएंगे 11th-12th में, तो वहाँ पर आपको टाइट्रेशन करना होगा आयतन मिति गणनाएं। आयतन मिति गणनाओं में अंतिम बिंदु प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे पदार्थ जो है मिलाए जाते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट के विलयन इत्यादि में। तो सूचक की परिभाषा इस प्रकार से होगी कि ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में अंतिम बिंदु को निर्धारित करने में किया जाता है। ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में अंतिम बिंदु को निर्धारित करने में किया जाता है उन्हें सूचक कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है अनुमापन क्या है? अनुमापन, जैसे कि जब आप अगली कक्षाओं में चलेंगे देखेंगे कि जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट है तो एक ज्ञात सांद्रता का विलयन होगा और उससे हम अज्ञात सांद्रता के विलयन, मतलब उसकी एक अज्ञात सांद्रता का विलयन दिया जाएगा जिसकी सांद्रता आपको ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक पीपेट होता है जिसमें आप फेरस अमोनियम सल्फेट लेते हैं और ब्यूरेट में आप पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं और अंतिम बिंदु प्राप्त करने के लिए उस फेरस अमोनियम सल्फेट में सूचक जैसे HCl इत्यादि को मिलाते हैं। तो जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें जैसे ही हम जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है जो ब्यूरेट की सहायता से हम गिराते हैं किसमें, फेरस अमोनियम सल्फेट के विलयन में, तो उसका रंग गायब हो जाता है। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि उसका रंग गायब नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थों को जो उनमें मिलाया जाता है उन्हें सूचक कहते हैं। इसलिए आप एक बार सूचक की परिभाषा पुनः समझें। ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में अंतिम बिंदु को निर्धारित करने में किया जाता है उन्हें सूचक कहते हैं। सूचक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। सूचक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है संश्लेषित सूचक और तीसरा है गंध युक्त सूचक और चौथा है सर्वव्यापी सूचक। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक, प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर्स, संश्लेषित सूचक सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इन दोनों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? अर्थात ऐसे सूचक जो प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अर्थात यहाँ मैंने लिखा है ऐसे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अब प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत क्या क्या है? लिटमस पेपर भी प्राकृतिक सूचक है, लाल पत्ता गोभी का रस प्राकृतिक सूचक है, हल्दी प्राकृतिक सूचक है, हाइड्रेंजिया पौधे का फूल भी प्राकृतिक सूचक है। अब देखिए यहाँ पर ये सूचक अम्लीय माध्यम में अपना रंग कैसे बदल देते हैं या क्षारीय माध्यम में अपना रंग कैसे बदलते हैं। लिटमस पेपर को जब अम्लीय में डाल दिया जाएगा, अम्लीय विलयन में डाल दिया जाएगा तो इसका रंग लाल हो जाता है। लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में डाल देने पर इसका रंग लाल हो जाता है। पुनः उसी लाल रंग के लिटमस पेपर को यदि क्षारीय विलयन में डाल दिया जाता है तो उसका रंग नीला हो जाता है। यहाँ ध्यान देना है कि यदि नीला लिटमस होता है तो अम्लीय में डाला जाता है तो लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पेपर जब होता है क्षारीय माध्यम में डाला जाता है तो नीला हो जाता है। इसी तरह लाल पत्ता गोभी का रस अम्लीय विलयन में मिलाने पर वह विलयन लाल रंग हो जाता है, और उसी विलयन को यदि हम क्षारीय विलयन में मिला दें तो वह विलयन हरे रंग का हो जाता है। यदि हम लाल पत्ता गोभी का रस किसी विलयन में मिला दें और वो विलयन लाल हो जाए तो वह कौन सा माध्यम होगा? अम्लीय माध्यम होगा। यदि उसका रंग हरा हो जाए तो कौन सा माध्यम होगा? वो क्षारीय माध्यम होगा। ठीक इसी तरह हाइड्रेंजिया एक पौधा होता है, उसके पुष्प का जो रस है
या उसके पुष्प को अम्लीय विलयन में डाल देते हैं तो उसका पुष्प जो है नीला हो जाता है, और साथ साथ जब उसे हम क्षारीय विलयन में डाल देते हैं तो वह पुष्प जो है गुलाबी रंग का हो जाता है। इस तरह से ये जो प्राकृतिक सूचक है ये अपना भिन्न भिन्न माध्यमों में रंग परिवर्तित करते हैं, और किस प्रकार परिवर्तित करते हैं ये चार्ट में मैंने लिखा है। और प्राकृतिक सूचकों के अंतर्गत लिटमस है, लाल पत्ता गोभी है, लाल पत्ता गोभी का रस है, हाइड्रेंजिया पौधे का फूल है या गांठ है, वो हल्दी है। जैसे हल्दी है, हल्दी यदि हल्दी किसी कपड़े में लगा हो और उसको साबुन से धुल दीजिए, साबुन का माध्यम क्या होगा? क्षारीय, अर्थात क्षारीय माध्यम में जो हल्दी का रंग पीला होता है वो लाल रंग हो जाता है। तो इस तरह से ये भिन्न भिन्न माध्यमों में अपना रंग परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार अब देखिए आप संश्लेषित सूचक क्या है? संश्लेषित सूचक मीन्स सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इनमें ऐसे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं। इन सूचकों को प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों से इनको बनाया जाता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? संश्लेषण, क्योंकि इनके संश्लेषण किया जाता है तब ये प्राप्त होते हैं, मानव से निर्मित किए जाते हैं, मानव द्वारा। तो ऐसे सूचक जो प्रयोगशाला में निर्मित किए जाते हैं उन्हें संश्लेषित सूचक कहते हैं। अब ध्यान देना है कि संश्लेषित सूचक के अंतर्गत क्या क्या है? जैसे फिनाप्थलीन है, मेथिल ऑरेंज है, तो मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थलीन ये दोनों संश्लेषित सूचक हैं। अब इनमें ध्यान देना है कि कैसे अपना ये रंग बदलते हैं। जैसे अम्लीय विलयन में जब फिनाप्थलीन को डाल दिया जाता है तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, माने वह रंगहीन रह जाता है। क्षारीय विलयन में डालने पर वह गुलाबी रंग का हो जाता है। जब से क्षारीय विलयन में डालते हैं तो गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक इसी प्रकार उदासीन विलयन में जब इसे मिलाया जाता है, जिसका पीएच मान 7 होता है, ऐसे विलयनों में जब इसको मिलाया जाता है तो तब पर भी ये रंगहीन ही रह जाता है। अर्थात 1 से 7 तक पीएच मान वाले विलयन में फिनाप्थलीन का कोई प्रभाव, फिनाप्थलीन को डालने पर उसमें कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता, रंगहीन हो रह जाता है। अब देखिए मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज यदि अम्लीय में डाला जाए, अम्लीय विलयन में से डाला जाए तो ये लाल रंग हो जाता है, और क्षारीय विलयन में डाला जाए तो ये पीला रंग हो जाता है। उदासीन विलयन में डालने पर ये ऑरेंज रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से ये है प्राकृतिक और संश्लेषित सूचक। अब परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे दे दिया फिनाप्थलीन, फिनाप्थलीन सूचक है, विकल्प में प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक या गंधयुक्त सूचक, सर्वव्यापी सूचक। तो यहाँ पर आप पढ़े रहेंगे, आपको याद रहेगा तो आप तुरंत बताएंगे फिनाप्थलीन जो है वो संश्लेषित सूचक है। दूसरे प्रकार से क्वेश्चन किया जाएगा कि जब लाल लिटमस पेपर को क्षारीय विलयन में डाला जाएगा तो उसका रंग होगा नीला, लाल, रंगहीन, इनमें से कोई नहीं। जब आप यहाँ पढ़े रहेंगे तब आप आसानी से बता सकते हैं कि यदि हम लाल लिटमस पेपर को क्षारीय विलयन में डालेंगे तो वह नीले रंग का हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सूचक का जो तीसरा है गंधयुक्त सूचक। तो अब आपको हम बताएंगे कि गंधयुक्त सूचक किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या होगी और इसके उदाहरण क्या हैं। तो गंधयुक्त सूचक नाम से समझ में आ रहा होगा कि ऐसे सूचक जो अम्लीय माध्यम में दूसरा गंध और क्षारीय माध्यम उनकी दूसरी गंध, उनके गंध बदल जाते हैं, तो ऐसे सूचकों को हम गंधयुक्त सूचक कहते हैं। तो अब हम आपको इसका तीसरा पॉइंट बता रहे हैं, गंधयुक्त सूचक। गंधयुक्त सूचक ऐसे सूचक
जो विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल व क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे सूचक जो विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल व क्षार की पहचान करते हैं उन्हें गंधयुक्त सूचक कहते हैं। जैसे वैनिला, प्याज तथा लौंग। वैनिला, प्याज तथा लौंग। ध्यान दीजिए, यहाँ यदि आप पढ़े रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये गंधयुक्त सूचक हैं, क्योंकि प्याज प्रकृति से प्राप्त होती, लौंग प्रकृति से प्राप्त होती है। तो यहाँ एक संदेह बना होता है कि यह प्राकृतिक सूचक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ गंधयुक्त सूचक कौन से होते हैं? ऐसे सूचक जो विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल व क्षार की पहचान करते हैं उन्हें गंधयुक्त सूचक कहते हैं। जैसे वैनिला, प्याज, लौंग इत्यादि, ये सब गंधयुक्त सूचक हैं। इस प्रकार चौथा प्रकार का सूचक, जिसे हम सर्वव्यापी सूचक कहते हैं, इसे अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।